जय हिंद दोस्तों। हम ब्लड पढ़ रहे थे। ब्लड में हमने सबसे पहले ब्लड की सामान्य जानकारी पढ़ी। उसके बाद में दोस्तों हमने प्लाज्मा पढ़ा। प्लाज्मा के बाद में हम पढ़ रहे थे आरबीसी। आरबीसी के बाद में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। बात क्लियर है? देखिए दोस्तों, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स होती है दोस्तों, ये ब्लड की 45% होती है। और ये ब्लड का कैसा भाग है? ये ब्लड का ठोस भाग है। और दोस्तों बात आती है प्लाज्मा की। जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड का 55% भाग है, और ये ब्लड का द्रव भाग है। ये मैं आपको बता चुका। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ रहे थे आरबीसी। दोस्तों आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण में हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे। पहला क्वेश्चन था आरबीसी का निर्माण मानव में कहाँ होता है। तो दोस्तों अगर बात पूछी जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन जब बात की जाए कि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों 2 शब्द ध्यान रखना। एक था प्लीहा और एक था दोस्तों लीवर। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उस समय दोस्तों होता क्या है, अस्थि मज्जा तो बनता नहीं है हमारे शरीर में, क्योंकि अस्थि मज्जा का जो निर्माण होता है वो बड़ी बड़ी हड्डियों में होता है। और जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर में बड़ी बड़ी अस्थियां नहीं पाई जाती। इस कारण दोस्तों उस समय जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो प्लीहा और लीवर में होता है। और जब दोस्तों बच्चा जन्म लेने के बाद में 8 से 10 महीना का हो जाता है, उस समय हमारे शरीर में बड़ी बड़ी अस्थियों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। उस समय दोस्तों हमारे जो आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। बात क्लियर? पहली। दूसरी बात आरबीसी की संख्या। दोस्तों आरबीसी की संख्या के बारे में हमने चर्चा की थी कि आरबीसी की संख्या जो पुरुष में होती है दोस्तों वो होती है 50 से 55 लाख प्रति mm³। बात क्लियर है? अगर मैं महिला की बात करूं दोस्तों, तो महिला में जो आरबीसी की संख्या होती है वो होती है 40 से 45 लाख वो प्रति mm³। बात क्लियर है? ये हमने कल पढ़ लिया था। अगर आपको इनके बारे में और अच्छे से जानना है दोस्तों तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था कल आरबीसी का आकार, कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। दोस्तों इसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन बताए थे, मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। मैं आपको एक एक क्वेश्चन नहीं लिख सकता क्योंकि कल मैंने पूरी आधी घंटे की क्लास ली थी इस चैप्टर पर, आरबीसी का आकार, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी की संख्या पर। तो दोस्तों आरबीसी की संख्या मैंने आपको कल बताया था। इसमें पहला क्वेश्चन था कि आकार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी की बात की जाए दोस्तों तो सबसे बड़ी होती है मेंढक की। किसकी होती है? मेंढक की। और दोस्तों मेंढक का नाम था एम्फियूमा। मेंढक का नाम क्या था? एम्फियूमा। दोस्तों एक एम्फियूमा नामक एक मेंढक होता है। इस मेंढक की जो आरबीसी होती है वो सबसे बड़ी होती है। अगर मैं सबसे छोटे की बात करूं दोस्तों, आकार में जो सबसे छोटी जो आरबीसी किसकी होती है तो होती है दोस्तों कस्तूरी हिरण की। किसकी होती है दोस्तों? कस्तूरी हिरण की। बात क्लियर है? लेकिन दोस्तों मैं बात करूं स्तनधारियों की, कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है। तो दोस्तों स्तनधारियों में जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो होती है हाथी की। ठीक है? और सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो होती है कस्तूरी हिरण की। बात क्लियर है? 4 क्वेश्चन तो ये थे। उसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था कि मनुष्य की जो आरबीसी का जो आकार होता है वो लगभग 7.5 माइक्रोन के बराबर होता है। कितना होता है? 7.5 माइक्रोन के बराबर होता है। और मनुष्य के आरबीसी का जो आकार किस तरह का होता है, तो दोस्तों मनुष्य की जो आरबीसी का जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और इसे मैंने बताया था दोस्तों द्विअवतलाकार या उभय अवतलाकार। द्विअवतलाकार या उभय अवतलाकार मनुष्य के आरबीसी का आकार होता है। यहां तक बात की थी दोस्तों। एक बात को ध्यान रखना, जो मनुष्य की जो आरबीसी होती है
ये स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। उसमें केंद्रक है, उसमें क्या नहीं पाया जाता दोस्तों? जो केंद्रक होता है वो केंद्रक नहीं पाया जाता। बात क्लियर है? लेकिन दोस्तों स्तनधारियों में कुछ अपवाद है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कौन कौन है दोस्तों? मैंने नीचे क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि जो आरबीसी, जो स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कि ऊंट, लामा। दोस्तों इनकी जो आरबीसी होती है, इनकी जो आरबीसी होती है, इनकी दोस्तों जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में दोस्तों क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। इनकी आरबीसी में क्या होता है दोस्तों? इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में कि स्तनधारियों में ऐसे कौन से जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऊंट और लामा। ऊंट सब आप जानते हो, लामा भी दोस्तों ऊंट के समान ही दिखने वाला एक जंतु होता है। बात क्लियर है दोस्तों? तो स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अपवाद है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वो कौन कौन से है? एक ऊंट है और एक लामा है। बात क्लियर है दोस्तों? यहां तक हमने कल चर्चा की थी, ठीक है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी, लेकिन मैंने बता दिया। अब दोस्तों आज पढ़ेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अब आज का नया टॉपिक क्या है हमारा? आज का नया टॉपिक है आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी के जीवन काल के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कल पढ़ा था आरबीसी का निर्माण, आरबीसी की संख्या, आरबीसी का आकार। उसके बारे में दोस्तों आज पढ़ेंगे हम आरबीसी का जीवन काल। दोस्तों कल की बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि दोस्तों मैंने कल आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। आज मैं ऊपर ऊपर से बेसिक आपका रिवीजन करवाने के लिए बताया है दोस्तों मैंने आज। देखिए दोस्तों आरबीसी का जीवन काल। दोस्तों जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो एनसीईआरटी की जो बुक होती है दोस्तों, उस बुक में इसका जो राइट आंसर है वो 120 दिन है। एनसीईआरटी में इस प्रकार से लाइन लिखी हुई है कि प्रत्येक 120 दिन के बाद में आरबीसी मृत हो जाती है, आरबीसी डेड हो जाती है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, एसएससी में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में 120 दिन ऑप्शन में नहीं था और क्वेश्चन यही था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों उसमें ऑप्शन थे वो कुछ इस तरीके से थे, जैसे कि 60 से 80 हो गया, 80 से 100 हो गया, 90 से 120 हो गए और दोस्तों 40 से 80 हो गया। कुछ इस तरीके से थे दोस्तों ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर था वो एसएससी ने 90 से 120 दिन के बीच माना। दोस्तों एसएससी का ये कहना है कि जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन में नहीं, 90 से लेकर के 120 दिन के बाद, 90 से लेकर 120 दिन में मरती है। हाँ 120 दिन से ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो एसएससी का जो राइट आंसर था दोस्तों वो 90 से लेकर के 120 दिन था। जिससे आप समझ ही सकते हो कि जो आरबीसी का जो जीवन काल है उसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 120 दिन। लेकिन अगर कभी आपको 120 दिन ऑप्शन में ना दिखे तो आप 90 से लेकर के 120 दिन राइट आंसर कर सकते हो। ये रहे दोस्तों आरबीसी के जीवन काल की बात। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जो हमारे आरबीसी होती है उस आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण किस में होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी की संख्या पुरुष में कितनी होती है? 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। और इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों? अगर मैं जीवन काल की बात करूं तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। प्रत्येक 120 दिन के बाद में आरबीसी क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। बात क्लियर? दोबारा बता देता हूं। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पुरुष में इसकी आरबीसी की जो संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है, जबकि महिला की बात करो तो महिला में 40 से 45 लाख प्रति mm³ होती है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। दोस्तों प्रत्येक 120 दिन के बाद में आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि मरने के बाद जो आरबीसी होती है क्या वो ब्लड में ही गमन करती रहती है?
या फिर कहीं और जगह चली जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, होता क्या है, जो हमारा आमाशय है ना, आमाशय, इस आमाशय के पीछे की तरफ है एक थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय के पीछे की तरफ एक थैलीनुमा संरचना होती है दोस्तों, जिसे कहा जाता है पीलिया। दोस्तों ये पीलिया क्या करता है दोस्तों, जो मरी हुई जो आरबीसी होती है उसका भक्षण करता है। मरी हुई आरबीसी का क्या करता है दोस्तों, भक्षण करता है। दोस्तों आपने देखा होगा, जब कभी कोई इंसान मर जाता है तो उसको हम कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों जो ब्लड में आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भक्षण करता है वो आरबीसी का जो भक्षण करता है वो करता है दोस्तों पीलिया या स्प्लेन। इसे तिल्ली भी कहा जाता है, एक ही नाम है तीनों। पीलिया कह दो, स्प्लेन कह दो या तिल्ली कह दो, एक ही बात है। मरी हुई आरबीसी का जो भक्षण करता है वो कौन करता है, पीलिया। और दोस्तों जो पीलिया करता है वो लगभग 99% करता है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ जाता है, देखिए दोस्तों मरी हुई आरबीसी का भक्षण पीलिया करता है, इस कारण इसे कब्रिस्तान कहा जाता है, ये मैंने बताया था। और जो पीलिया है वो लगभग 99% आरबीसी का भक्षण करता है, ये बात फिक्स है। लेकिन जब क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आरबीसी का भक्षण निम्न में से कौन करता है, और ऑप्शन में दोस्तों ये पीलिया नहीं, ये नहीं होता। स्टूडेंट का दिमाग फिर जाता है जब ये क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का भक्षण निम्न में से कौन करता है। दोस्तों 99% तो करता है पीलिया, लेकिन ये ऑप्शन में तो है ही नहीं। जब ये ऑप्शन में नहीं होता दोस्तों तो होता क्या है, हमारा जो लीवर होता है, इस लीवर में एक कोशिका होती है, उसका नाम है कुफर कोशिका। हमारा जो लीवर होता है, इस लीवर में एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है कुफर कोशिका। यह कुफर कोशिका क्या करती है दोस्तों, जो हमारी आरबीसी है, इस आरबीसी का 1% भक्षण करती है। इस आरबीसी का 1% क्या करती है दोस्तों, भक्षण करती है। कौन, कुफर कोशिका। दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कुफर कोशिका होती है निम्न में से कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का भी ध्यान रखना, कहाँ पाई जाती है, ये लीवर में पाई जाती है कुफर कोशिका। बात क्लियर है। ये रही दोस्तों आरबीसी के जीवन काल की कुछ बात, मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह एनसीईआरटी के तहत 120 दिन का होता है। अगर एसएससी की बात की जाए तो एसएससी में 90 से 120 दिन इसका राइट आंसर माना था। आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी की जो संख्या पुरुषों में होती है 50 से 55 लाख प्रति एमएम क्यूब होती है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 40 से 45 लाख प्रति एमएम क्यूब होती है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। प्रत्येक 120 दिन के बाद में दोस्तों आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। और आरबीसी की मृत्यु होने के बाद में दोस्तों जो आरबीसी का जो भक्षण करता है वो पीलिया एक्सप्लेन करता है। बात आती है दोस्तों कि पीलिया पाया कहाँ जाता है। तो दोस्तों ये पीलिया पाया जाता है जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय के पीछे की तरफ एक थैलीनुमा संरचना होती है। इस थैलीनुमा संरचना को ही पीलिया या स्प्लेन या तिल्ली कहा जाता है। ये पीलिया है दोस्तों, ये आरबीसी का भक्षण करता है, इस कारण दोस्तों इस आरबीसी का इसे कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों पीलिया 99% आरबीसी का भक्षण करता है और लगभग 1% दोस्तों कुफर कोशिका करती है जो कि लीवर में उपस्थित होती है। ये कितना प्रतिशत करती है, 1% करती है। ये रही दोस्तों आरबीसी के जीवन काल की कुछ बात। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन अपने आप में देखे जाए तो हीमोग्लोबिन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। दोस्तों कभी टाइम मिला तो हीमोग्लोबिन पर एक क्लास पूरी लेके आऊंगा आपके लिए। उसमें दोस्तों आपको पूरा हीमोग्लोबिन पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लेवल से। लेकिन फिलहाल आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों जो ब्लड होता है, इस ब्लड में क्या होता है, आरबीसी पाई जाती है। इस ब्लड में क्या पाया जाती है, आरबीसी पाई जाती है। और इस आरबीसी में दोस्तों क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बात क्लियर है। जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड में आरबीसी होती है और आरबीसी में दोस्तों हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। सबसे पहले ये तो बात रही हमारे हीमोग्लोबिन की। इस तरीके से हमारे आरबीसी होती है। तो यह आरबीसी में दोस्तों हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बात क्लियर है। सबसे पहले हमें यह पता चला कि आरबीसी को हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है। तो हमारे जो ब्लड की जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में दोस्तों हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। पहली बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की।
दोस्तों हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं। जिस तरीके से ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका, उसी तरीके से हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हिमवर्णक, एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। दोस्तों जो हिमवर्णक होता है ये लगभग हीमोग्लोबिन का 5% होता है, और हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो लगभग 95% होती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में 95% ग्लोबिन प्रोटीन होने के कारण अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप राइट आंसर दे सकते हो कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन को एक प्रकार की प्रोटीन क्यों कहा गया है, क्योंकि दोस्तों हीमोग्लोबिन में लगभग 95% ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। इस कारण से हीमोग्लोबिन को एक प्रकार की प्रोटीन कहा गया है। बात क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक प्रकार की प्रोटीन है। दोस्तों क्यों है एक प्रकार की प्रोटीन, क्योंकि दोस्तों हीमोग्लोबिन में लगभग 95% क्या पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। इस कारण दोस्तों इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण हीमोग्लोबिन को क्या माना गया है, एक प्रकार की प्रोटीन माना गया है। बात क्लियर? जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं आगे। दोस्तों हिमवर्णक होता है, हिमवर्णक में एक धातु पाई जाती है Fe+2, इसे फेरस धातु कहा जाता है। कौन सी धातु कहा जाता है, फेरस धातु कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है कि ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो दोस्तों ब्लड का जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है, तो दोस्तों वो होता है हिमवर्णक के कारण, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन में 5% हिमवर्णक पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ कि ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किस वर्णक की वजह से होता है, तो हिमवर्णक की वजह से होता है, हिमवर्णक की वजह से होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किस धातु की वजह से होता है, तो Fe+2, या मैं कहूं दोस्तों तो फेरस धातु की वजह से होता है। किस धातु की वजह से होता है, फेरस धातु की वजह से ब्लड का लाल रंग होता है। दोस्तों 3 क्वेश्चन है। ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, हिमवर्णक के कारण होता है, जो कि हीमोग्लोबिन का 5% है। और ब्लड का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है, तो Fe+2 दोस्तों फेरस धातु की वजह से ब्लड का लाल रंग होता है। तीनों क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं आगे, हीमोग्लोबिन से संबंधित ही। हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन में लगभग 95% ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इस कारण दोस्तों हीमोग्लोबिन को हमने एक प्रकार की प्रोटीन माना है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो किस तरह का होता है, तो जो हीमोग्लोबिन का रंग होता है वो होता है बैंगनी। हीमोग्लोबिन का रंग कैसे होता है दोस्तों, एक बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसे होता है। आप सबको ब्लड का रंग तो सबको पता होता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना जो हीमोग्लोबिन का रंग होता है वो कैसा होता है, बैंगनी होता है। अब बात आ जाती है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष में कितनी पाई जाती है और महिला में कितनी पाई जाती है। दोस्तों जो पुरुष में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। दोस्तों 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा उपस्थित होती है। बात क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं महिला में बात करूं तो 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है। दोस्तों ये डाटा आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, क्या होता है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम क्यों होती है। दोस्तों पुरुष में देखा था आपने, जो पुरुष में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 होती है, जबकि महिला में देखा था 12 से 14 होती है। लगभग 2 ग्राम दोस्तों कम होती है। क्यों होती है, कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने आपको आरबीसी की जब संख्या पढ़ाई थी तो आरबीसी की संख्या में एक तो पढ़ाई थी मैंने महिला और एक पढ़ाई थी दोस्तों। पुरुष की जो आरबीसी की संख्या थी वो थी 50 से 55 लाख, मानते हो इस बात को। तो महिला की जो आरबीसी की संख्या थी वो थी दोस्तों 40 से 45 लाख, मानते हो आप इस बात को। जब आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख है और महिलाओं में जब आरबीसी की संख्या 40 से 45 लाख है दोस्तों, 10 लाख पुरुष में अधिक है दोस्तों। यही रीजन है
कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा इसलिए कम होती है क्योंकि इसमें आरबीसी की संख्या लगभग दोस्तों 10 लाख कम। महिलाओं में आरबीसी की संख्या जो होती है दोस्तों पुरुषों की तुलना में लगभग 10 लाख कम होती है। दोस्तों यही कारण है कि महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो पुरुषों से कम होती है। बात क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य, दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। दोस्तों आपने श्वसन तंत्र नहीं पढ़ा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में श्वसन तंत्र का लिंक मिल जाएगा चैप्टर का। उसमें मैंने 5 क्लास ली थी श्वसन तंत्र की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। मैंने वहां पर भी बताया था आपको कि जो ब्लड होता है दोस्तों, जो हमारा ब्लड होता है, इस जो हमारा एक मिनट जो ब्लड होता है, इस ब्लड में आरबीसी उपस्थित होती है और इस आरबीसी में दोस्तों हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस आरबीसी में क्या पाया जाता है? ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दोस्तों जब बात चल रही थी ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की बात चल रही थी दोस्तों, तो उसमें हमने फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाया था और कोशिकाओं से वापस फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आए थे। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन का जो परिवहन किया था, दोस्तों हमने हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों से लेकर के कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन को पहुंचाई थी दोस्तों हमने, वो हीमोग्लोबिन की सहायता से पहुंचाई थी। लगभग 100% जो ऑक्सीजन का परिवहन किया गया था दोस्तों, वो 100% जो परिवहन किया गया था वो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन की सहायता से किया गया था। इसलिए दोस्तों जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है वो क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों मैं इससे संबंधित ही मैं CO2 का परिवहन भी बता दूं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम पढ़ते तो है कुछ और लेकिन एग्जाम में कुछ उससे संबंधित आ जाता है। तो CO2 का परिवहन भी देख लीजिए। जो CO2 का परिवहन होता है दोस्तों, जो CO2 का जो परिवहन होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, को हमारी कोशिकाओं से लंग्स तक CO2 को लेकर के आता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया, परिवहन बता दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बता रहा हूं दोस्तों कि CO2 को हमारे कोशिकाओं से फेफड़ों तक को लेके आता है। होने को तो हमारे ब्लड से संबंधित नहीं है दोस्तों, ब्लड से बाहर है, लेकिन इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो ऑक्सीजन होता है 70% तो दोस्तों कौन करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट करता है। और दोस्तों ऑक्सीजन दोस्तों जो क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, ये क्या करता है? CO2 का भी परिवहन करता है। और कितना करता है? ये करता है दोस्तों 23 से लेकर के लगभग 25%। कितना करता है दोस्तों? 23 से लेकर के 25% करता है। और दोस्तों 5 से 7% जो करता है दोस्तों वो करता है प्लाज्मा। 5 से 7% कौन करता है दोस्तों? प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा। लिख देता हूँ आपको, 5 से 7% कौन करता है दोस्तों? प्लाज्मा करता है। बात क्लियर है दोस्तों? CO2 का जो परिवहन 70% करता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट करता है, जो हमारी कोशिकाओं से लेकर के फेफड़ों तक लेके आता है। हीमोग्लोबिन करता है 23 से 25%, जो कि दोस्तों ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड का एक पार्ट होता है द्रव पार्ट, जो कि मैंने दोस्तों मैंने ब्लड वाले सेकंड जो क्लास थी हमारे दोस्तों उसमें बताया था प्लाज्मा के बारे में। ये जो प्लाज्मा होता है 5 से 7% CO2 का परिवहन करता है। बात क्लियर है? अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, जाओ पहले श्वसन तंत्र पढ़ो। श्वसन तंत्र में मैंने ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों दोनों का परिवहन बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये दोस्तों मैंने कुछ आपको टॉपिक से बाहर बेसिक जानकारी दी थी कि दोस्तों जो होता क्या है, इसका जो मेन क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, जो हम टॉपिक पर चलते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों 100% जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है दोस्तों? हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों से लेकर के कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को लेकर जाता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है? किस संघ के प्राणियों का जो ब्लड होता है वो नीला होता है? कैसा होता है? नीला। तो दोस्तों आप आंसर देंगे कि जो ऑर्थोपोडा जो संघ है और जो मोलस्क का संघ है, इन दोनों का जो ब्लड का जो रंग होता है दोस्तों, वो ब्लड का रंग कैसा होता है? वो होता है नीला। दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ क्या है और मोलस्क का संघ क्या है, इसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं? दोस्तों
जिस तरीके से मनुष्य को हमको स्तनधारियों में रखा गया है, उसी तरीके से जो पक्षी होते हैं दोस्तों, पक्षियों को एबीज संघ में रखा गया है। उसी तरीके से जो मछली होती है, हमारी जो मछली होती है, मछलियों को पिसीज वर्ग में रखा गया है। उसी तरीके से जो मेंढक होते हैं, मेंढक को दोस्तों उभयचर संघ में रखा गया है। उसी तरीके से दोस्तों जो कीट होते हैं, उसी तरीके से जो कीट होते हैं, उन जैसे मक्खी, मच्छर, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इन कीटों को दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ में रखा गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, जंतुओं का जो सबसे बड़ा जो ग्रुप है दोस्तों, वो कौन है? ऑर्थोपोडा संघ है। कौन सा ग्रुप है? ऑर्थोपोडा संघ। दोस्तों एएलपी में क्वेश्चन आया हुआ था ये कि जंतुओं का निम्न में से सबसे बड़ा ग्रुप है। स्वयं दोस्तों मैंने एग्जाम दी थी, उस एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि जंतुओं का सबसे बड़ा ग्रुप है तो कौन सा है? ऑर्थोपोडा संघ है। बात क्लियर है दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है जंतुओं का दोस्तों? वो है मोलस्क संघ। इस मोलस्क संघ में कौन कौन आता है दोस्तों? तो दोस्तों ऑक्टोपस, सीप में, और दोस्तों घोंगा। कौन कौन आता है? ऑक्टोपस आता है, ये सीप आता है, और घोंगा आता है। दोस्तों ये जलीय जीव है। दोस्तों डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है, ये ऑक्टोपस, जो ऑक्टोपस होता है, इसे डेवल फिश भी कहा जाता है। ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो ऑक्टोपस है इसको डेवल फिश कहा जाता है। मछली नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका नाम मछली जैसा है। ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? डेवल फिश कहा जाता है। और दोस्तों कभी कभी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ का प्राणी है। उसमें ऑप्शन हो सकता है ऑर्थोपोडा संघ का, मोलस्क संघ का, एबीज संघ का, स्तनधारी संघ का। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो ऑक्टोपस होता है वो मोलस्क संघ का प्राणी है। बात क्लियर है दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे कि किस संघ के प्राणियों का ब्लड का जो रंग होता है वो नीला होता है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्क संघ। मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्थोपोडा संघ में कौन आता है? कीट आते हैं। मोलस्क संघ में दोस्तों ऑक्टोपस आता है, सीप आता है, घोंगा आता है। मनुष्य होते हैं वो स्तनधारी संघ में आते हैं, पक्षी होते हैं एबीज संघ में आते हैं, मछली होती है दोस्तों पीसीज वर्ग में आती है, मेंढक होते हैं दोस्तों वो उभयचर में आते हैं, और जो सर्प होते हैं दोस्तों वो रेप्टाइल्स में आते हैं। ये मैंने दोस्तों आपको बात बता दी थी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बात की। सबसे पहले बात ये आती है दोस्तों कि जो ऑर्थोपोडा संघ, जो मोलस्क के संघ के जो प्राणी है दोस्तों, उनका जो ब्लड का रंग जो होता है वो कैसे होता है? वो होता है दोस्तों ब्लू। कौन सा होता है दोस्तों? ब्लू होता है, नीला होता है। कौन सा होता है दोस्तों? नीला होता है। लेकिन नीला रंग किस वर्ण की वजह से आता है दोस्तों? ये ही तो क्वेश्चन है। जिस तरीके से हमारे जो ब्लड का जो रंग है दोस्तों वो हिम वर्ण की वजह से होता है, उसी तरीके से दोस्तों जो जो ऑर्थोपोडा संघ, जो मोलस्क संघ के जो प्राणी है, उनका जो ब्लड का रंग जो नीला है वो किस वर्णक की वजह से होता है? तो दोस्तों एक वर्णक है हीमोसाइनिन वर्णक। हीमोसाइनिन वर्णक, इस हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से जो ऑर्थोपोडा मोलस्क संघ के प्राणियों का जो नीला रंग होता है वो किस वर्णक की वजह से होता है? हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से होता है। और किस धातु की वजह से होता है? जिस तरीके से हमें Fe+2 धातु की वजह से हमारा ब्लड का रंग लाल होता है, उसी तरीके से दोस्तों जो नीला रंग होता है वो कॉपर धातु की वजह से होता है। किस धातु की वजह से होता है दोस्तों? कॉपर धातु की वजह से होता है। बात क्लियर है? जी हाँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ अपवाद है इनमें भी। जो ऑर्थोपोडा संघ, जो मोलस्क संघ का जो अधिकांश जो जंतु है, अधिकांश जो प्राणी है, इन दोनों संघ के जो प्राणी है, उनका जो ब्लड का रंग होता है दोस्तों वो नीला होता है। बात क्लियर है? हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से इनका रंग नीला होता है, और कॉपर धातु की वजह से भी इनका रंग नीला होता है। ये दो चीज, तीन चार चीजें मैंने आपको बताई थी। लेकिन दोस्तों कुछ अपवाद है जो कि ऑर्थोपोडा और मोलस्क संघ के कुछ अपवाद है, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि दोस्तों कॉकरोच है। जो कॉकरोच, जो तिलचट्टा होता है दोस्तों, ये ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है। किस संघ का प्राणी है? ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है। किस संघ का प्राणी है दोस्तों? ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है। दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है। अगर ये ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है तो इसका रंग का, इसका जो ब्लड का जो रंग है दोस्तों वो नीला होना चाहिए। लेकिन नीला ना होकर के दोस्तों इसका रंग कौन सा है दोस्तों? इसका रंग है श्वेत रंग। अगर मैं कहूँ दोस्तों तो रंगहीन कह सकता हूँ। इसका जो ब्लड का जो रंग है दोस्तों वो कैसा है? श्वेत है। इस थोड़ी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। कैसा है दोस्तों? जो कॉकरोच, जो तिलचट्टा होता है, इसका जो ब्लड का रंग है वो कैसा है? श्वेत रंग है। अब बात ये आती है कि दोस्तों जो श्वेत रंग होता है जो कॉकरोच का, वो किस वर्णक की वजह से होता है? तो दोस्तों एक वर्णक होता है हीमोलिम्फ। जिस तरीके से ब्लड का, मनुष्य का जो ब्लड होता है उसका रंग हिम वर्णक की वजह से, ऑर्थोपोडा और जो मोलस्क के संघ का जो ऑर्थोपोडा और मोलस्क के संघ के जो प्राणियों का जो नीला रंग होता है दोस्तों वो हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से, उसी तरीके से जो कॉकरोच, जो तिलचट्टा होता है, इसका रंग श्वेत रंग होता है, वो किस वर्णक की वजह से होता है दोस्तों? तो वो होता है हीमोलिम्फ वर्णक की वजह से होता है। किस वर्णक की वजह से होता है दोस्तों? हीमोलिम्फ वर्णक की वजह से
होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने 2-2 3-3 बार आपको रिपीट करा दी। अब बात चलते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। जब हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती है दोस्तों, अगर आरबीसी कम हो जाए तो दोस्तों कौन सा रोग होता है। जो रोग होता है दोस्तों वो होता है एनीमिया। दोस्तों ये तीनों नाम, अरक्तता, रक्तहीनता, ये तीनों एक ही है। ये तीनों रोग एक ही है और ये किसकी कमी से होते हैं दोस्तों, आरबीसी की कमी से होते हैं। एनीमिया, अरक्तता और रक्तहीनता। ब्लड में दोस्तों जब हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है तो तीन रोग होते हैं, सॉरी तीन रोग नहीं, एक ही रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। इसके अलग अलग नाम है, एनीमिया, अरक्तता या रक्तहीनता। किसी दोस्तों कोई सा भी नाम एग्जाम में आ सकता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आरबीसी की जो कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो एनीमिया होता है। दोस्तों किस तरीके से होता है ये भी देख लीजिए। दोस्तों जब आरबीसी की संख्या घट जाती है हमारे ब्लड में तो हीमोग्लोबिन भी घट जाता है। हीमोग्लोबिन भी घटेगा। क्यों घटेगा दोस्तों, क्योंकि ब्लड में आरबीसी होती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। जब दोस्तों हीमोग्लोबिन ही घट जाएगा तो जो ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो भी घट जाएगा। इस कारण दोस्तों हमारे शरीर में रक्त की कमी आ जाएगी, उसे एनीमिया रोग कहा जाता है या अरक्तता या रक्तहीनता कहा जाता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आरबीसी की जो कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। दोस्तों होता क्या है, ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी की संख्या घटने पर हीमोग्लोबिन की संख्या भी घट जाती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में पाया जाता है। और दोस्तों जब आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करवाना होता है दोस्तों, जो कि हमारे फेफड़ों से लेकर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। तो दोस्तों जब हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है तो ऑक्सीजन का परिवहन भी कम हो जाएगा। उससे दोस्तों हमारे शरीर में रक्त की कमी आ जाएगी और उससे क्या कहा जाता है, एनीमिया या अरक्तता रोग कहा जाता है। तो ध्यान आपको यह रखना है कि आरबीसी की जो कमी हो जाती है दोस्तों, तो आरबीसी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, एनीमिया, अरक्तता या रक्तहीनता रोग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है। दोस्तों ब्लड में जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन भी बढ़ जाता है। तो उस समय जो बीमारी होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, पॉलीसाइथीमिया होती है। दोस्तों होता क्या है, जब आरबीसी की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में ब्लड में बनने लग जाती है तो दोस्तों ये क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो टूटने लग जाती है। दोस्तों आरबीसी टूट करके हमारी त्वचा पर जो ब्लैक पॉइंट होता है दोस्तों वो इसी ही रोग के कारण होता है। तो आरबीसी की अधिकता से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है दोस्तों, पॉलीसाइथीमिया रोग होता है। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया रोग होता है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। बात क्लियर है दोस्तों। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन का होता है। बात क्लियर है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो 120 दिन का होता है। लेकिन तब दोस्तों होता है क्या, जब आरबीसी 50 से 60 दिन की उम्र में, सॉरी उम्र तो हाँ उम्र ही कह सकता हूँ एक तरीके से कहा जाए, जब आरबीसी का जो जीवन काल है दोस्तों वो 120 दिन का होता है। लेकिन जब आरबीसी 50 से 60 दिन की उम्र में ही मरना स्टार्ट हो जाए, 50 से 60 दिन में ही मरना चालू हो जाए, तो दोस्तों उस समय एक रोग हो जाता है हमारे शरीर में, इसकी वजह से 50 से 60 दिन में मरना स्टार्ट हो जाती है। वो रोग कौन सा है दोस्तों, थैलेसीमिया है। वो रोग कौन सा है, थैलेसीमिया है। तो दोस्तों आज हमारी आरबीसी कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों आरबीसी को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, थोड़ी बहुत क्लास कर ली थी, थोड़ी बहुत आज लिया है। किसी न किसी तरीके से दोस्तों मैंने आरबीसी कंप्लीट कर दी। आगे हम दोस्तों डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।